दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं वापस से टॉप 20 जीके क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा जीके का तीसरा सेशन है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू। दोस्तों हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गांधी जी के मानस पुत्र का नाम क्या था? गांधी जी के मानस पुत्र का नाम क्या था? गांधी जी के मानस पुत्र का नाम क्या था? मानस पुत्र का मतलब होता है दोस्तों जिसको गांधी जी ने गोद लिया था। तो गांधी जी के मानस पुत्र का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, मीराभाई, ऑप्शन ए के मीराबाई, अर्जुन बजाज, जमनालाल बजाज या फिर किरण देसाई। दोस्तों आपको बता दें गांधी जी के मानस पुत्र का नाम था जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह गांधी जी का मानस पुत्र है जमनालाल बजाज, उसी तरह गांधी जी के मानस पुत्री भी हैं, मानस पुत्री। तो दोस्तों अगर मानस पुत्री पूछे तो आप मीराबेन को लगाएंगे। मीराबेन गांधी जी की मानस पुत्री हैं, और मानस पुत्र पूछे तो जमनालाल बजाज को आप टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर लोगों को डाउट बना रहता है इस क्वेश्चन में, और अक्सर लड़के गलती भी करते हैं कंपटीशन एग्जाम में। क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, एरिया की बेस पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा दोस्तों। क्षेत्रफल ना कि जनसंख्या बोला दोस्तों, पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, एरिया की बेस पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बोले तो आपको राजस्थान पे टिक लगाना है दोस्तों। एरिया के बेस पे राजस्थान है, जहाँ का स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा बड़ा है वो राजस्थान है दोस्तों। ठीक है। और जब भी दोस्तों पॉपुलेशन या जनसंख्या के बेस पे बोले, जनसंख्या के बेस पे, तो आपको दोस्तों अगर आपने राजस्थान टिक लगाया तो आपका गलत है। अगर जनसंख्या के बेस पे बोल रहा है या पॉपुलेशन के बेस पे तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों। और साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो है दोस्तों सिक्किम। आपका कौन सा दोस्तों? सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बोले तो आपका गोवा है दोस्तों। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ठीक है दोस्तों, इतना आप डाउट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काव्यांजलि दिवस कब मनाया जाता है? काव्यांजलि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? काव्यांजलि दिवस आपके पास ऑप्शन है 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर। यानी काव्यांजलि दिवस सिर्फ सितंबर मंथ में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको अगर पता हो कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी डेथ कब हुई थी? 16 अगस्त को दोस्तों। कब हुई थी? 16 अगस्त को। उनकी डेथ के एक महीने बाद यानी 16 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता था जिसको हम बोलते हैं काव्यांजलि दिवस। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आपको पता होना चाहिए 16 सितंबर सही आंसर होगा। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के मृत्यु के एक महीने बाद के दिन को किस उसमें मनाया जाता है दोस्तों? काव्यांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट झील से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए हम झील पे कुछ नजर डाल देते हैं। पिछौला झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नाम अच्छे से पढ़िएगा। पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन क्या है दोस्तों? राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है या फिर आंध्र प्रदेश में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ झील से रिलेटेड। राजस्थान में इससे पिछौला ही नहीं कई सारी झील है, जैसे सांभर झील भी राजस्थान में ही है दोस्तों। सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में पुष्कर झील भी है दोस्तों, पुष्कर झील। और राजस्थान में दोस्तों जयसमंद, डिडवाना, बाल समंद और दोस्तों कई सारी झील हैं। तो ये चीज़ आप पता करेंगे क्योंकि राजस्थान से झीलों के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी नदी है बहुत फेमस, जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है डल और वूलर, डल झील और वूलर झील, दोनों दोस्तों जम्मू और कश्मीर के अंदर आते हैं। साथ साथ चिल्का झील भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में आती है, चिल्का दोस्तों उड़ीसा में है। और दोस्तों लोनार झील, कौन सा दोस्तों? लोनार झील आपकी आती है जम्मू कश्मीर के अंदर। नागिन झील भी आपकी दोस्तों यहीं पे आती है। बेरीनाग झील भी आपका आता है, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारी झील कहाँ पे आती हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब उत्तराखंड की कुछ झीलों की बात करें दोस्तों हम, तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें आती हैं? उत्तराखंड में दोस्तों देवताल हो गई, देवताल, भीमताल और दोस्तों सात ताल और
खुरपा ताल झील, और भी कई सारी झीलें जो उत्तराखंड में आती है, लेकिन जो ताल से जितने रिलेटेड हैं वो सब किस में आती है दोस्तों, उत्तराखंड से। ये आपको कुछ कॉमन सेंस लगाएं। और दोस्तों जो आंध्र प्रदेश में एक झील है, बहुत ही फेमस झील, जो एग्जाम में पूछा करता है दोस्तों, तो कोलेरू झील। क्या पूछता है, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, कोलेरू झील। तो आपको पता होना चाहिए कोलेरू झील कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। और एक दोस्तों पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों एरिया में है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में, लेकिन कोलेरू झील को आप अच्छे से रट लेंगे। कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको झील से कुछ वो मिला होगा। अब दोस्तों रूसो बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। अच्छे से देखिए दोस्तों, रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम बताइए, कौन कौन सी है, प्रिंसिया, रिपब्लिक, मात्र इंडिया या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से रूसो जो जिस पुस्तक को लिखा था उसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक। किसने लिखा था दोस्तों, रूसो नामक वैज्ञानिक ने। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रिंसिया पीस, जितने बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो प्रिंसिपिया किस लेखक ने लिखी थी, ये लिखी थी न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दोस्तों, न्यूटन ने प्रिंसिपिया लिखी थी। रिपब्लिक लिखी थी दोस्तों प्लूटो ने। और मात्र इंडिया लिखा था दोस्तों कैथरीन मेयो ने क्या लिखा था दोस्तों, कैथरीन मेयो ने मात्र इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिया किसने लिखी थी, न्यूटन ने, रिपब्लिक प्लूटो ने, मात्र इंडिया कैथरीन ने, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन, रंगभूमि की रचना किसने की थी, रंगभूमि की रचना किसकी है, यानी रंगभूमि किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, इंदिरा गांधी या किरण देसाई। तो दोस्तों आपको बता दें, रंगभूमि रचना ये है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की। और कई प्रमुख रचना है जिसमें गोदान आता है, गबन आता है दोस्तों, और साथ ही साथ कर्मभूमि। ये किसकी रचना है दोस्तों, कर्मभूमि, गोबान, गबन, ये सारी रचनाएं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की है। अब जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करते हैं हम दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की रचना है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी करती है दोस्तों, कामायनी, उर्वशी, लहर, आंसू आदि रचनाएं किसकी हैं दोस्तों, आंसू आदि रचनाएं। और भी बहुत सारी रचनाएं जैसे झरना, चित्रधारा, अजात शत्रु, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंशी प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों किरण देसाई के बारे में जान लीजिए। किरण देसाई ने भी काफ़ी पुस्तक लिखी थी, जिसमें बहुत ही फेमस पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स नामक पुस्तक भी किसने लिखी थी दोस्तों, किरण देसाई। ठीक है दोस्तों, और भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, लेकिन सबसे फेमस पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स है। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है दोस्तों। हम सभी को पता है नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन अधिकतर लोग को ये नहीं पता कि वो किस नंबर के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, 14वें नंबर के, 15वें नंबर के, 16वें नंबर के या 13वें नंबर के। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है दोस्तों हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है दोस्तों, 15वें नंबर के नरेंद्र मोदी, 14वें नंबर के डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 13वें नंबर के दोस्तों 13वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं गुलजार सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछता है, यूपीएसआई के एग्जाम में के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा बोला है दोस्तों, अच्छे सुनिएगा, लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो लोकसभा सदस्य के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, 25 वर्ष होना चाहिए। पहले दो चीज़ होनी चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए और 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए। साथ ही साथ कुछ, जब हम सभा सदस्य की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और जान जाएं इसी बारे में। देखिए, लोकसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष, और 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों राज्यसभा के लिए। राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और अगर विधानसभा की हम बात करें दोस्तों, विधानसभा सदस्य के लिए बात करें
तो दोस्तों इसके लिए आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष के ऊपर होनी चाहिए, 25 वर्ष के ऊपर, और साथ ही साथ भारत की नागरिकता भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, अगर दोस्तों आपको चैनल समझ में आ रहा हो, हमारी कही हुई बात आपको अगर समझ अच्छी लग रही हो, टॉपिक अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पीएच मान के खोजकर्ता किसे कहते हैं? पीएच मान के खोजकर्ता, पीएच मान का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि पीएच मान का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों पीएच मान का होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है न्यूटन, फंक, विलियम हार्वे या सोरेनसन। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने कितना सही क्वेश्चन का आंसर दिया है दोस्तों। तो हम आपको इसका सही ऑप्शन बताएं, इसके सही ऑप्शन होगा सोरेनसन। पीएच मान के खोज करता है दोस्तों सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। न्यूटन किसके खोज करता है? न्यूटन है ग्रेविटेशन फोर्स की, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है गुरुत्वाकर्षण बल के खोज करता कौन है? न्यूटन। फंक कौन है दोस्तों? ये आपके विटामिन के खोज करता है दोस्तों। विलियम हार्वे ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के खोज करता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोज करता है दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है टार्ट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा टार्ट्रिक एसिड, क्योंकि इमली खट्टी होती है और खट्टे पदार्थ में टार्ट्रिक एसिड होता है। और यहाँ तक कि मैंने अभी क्या बताया दोस्तों, खट्टे पदार्थ में टार्ट्रिक एसिड होता है, लेकिन नींबू हो गया, संतरा हो गया, कच्चा आम हो गया, इसमें दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है। केवल इमली की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। इमली में क्या होगा दोस्तों? इमली में होगा टार्ट्रिक एसिड, लेकिन नींबू और जो इतने खट्टे पदार्थ होंगे कुछ, अधिकांशतः सब में सिट्रिक एसिड ही मिलेगा आपको। और दोस्तों कुछ और एसिड की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड आपका सेब में प्रेजेंट होता है, सेब के अंदर पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे हम थोड़ा डिटेल करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपने लाल चींटी देखी होगी, लाल चींटी, आपने शहद वाली मधुमक्खी देखी होगी, आपने बिच्छू देखा होगा, साथ साथ आपने बर्रे भी देखे होंगे दोस्तों, बर्रे जो आपके आजू बाजू फूलों के गार्डन में दिखते हैं। तो इन सब के डंकों में दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और जब ये हमें काटते हैं तो अपने डंक के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर, अपना ऑक्जेलिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, और हमारा वही जगह बहुत ही ज़्यादा खुजली करता है और फूल जाता है दोस्तों। ठीक है, और हम लैक्टिक एसिड की बात करें, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड आपके दूध वाले पदार्थ में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए, और अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के फूड मटेरियल की बात करें, तो ऑक्जेलिक एसिड किस फूड मटेरियल में, मतलब एनिमल्स के अलावा किस फूड मटेरियल में प्रेजेंट रहता है? तो ये दोस्तों आपका टमाटो में, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में, और आपके गुआवा में प्रेजेंट रहता है, अमरूद में, यानी टमाटर, जामरूद और हरी सब्जियों में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है दोस्तों। ये दोस्तों फिर जाए विटामिन का खोजकर्ता, विटामिन सी के खोजकर्ता के नाम बताइए, क्या है दोस्तों? मैकुलन, हलकट, हॉपकिंस या फंक। दोस्तों विटामिन सी का पोल है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों इससे रिलेटेड डिजीज क्या है दोस्तों? स्कर्वी यानी मसूड़ों का ढीलापन। ठीक है दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है दोस्तों हॉलकट। कौन दोस्तों? हॉलकट। और फंक जो है दोस्तों ये विटामिन के खोज करता है, क्यों? कौन दोस्तों? ये विटामिन के खोज करता है, काश्मीर फंक विटामिन की खोज करता है, हॉपकिंस विटामिन डी के खोज करता है, और मैकुलन विटामिन ए और विटामिन बी के खोज करता है। ठीक है दोस्तों, मैकुलन किसके? विटामिन ए, विटामिन बी, हॉलकट विटामिन सी के, हॉपकिंस किसके हैं दोस्तों? हॉपकिंस है हमारे विटामिन डी के खोज करता, फंक है हमारे विटामिन के खोज करता। ठीक है दोस्तों, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो विटामिन सी है दोस्तों, विटामिन सी यह आपके सौर मटेरियल में प्रेजेंट होता है, यानी खट्टे पदार्थों में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, और जब विटामिन का जिक्र हो ही रहा है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे फूड मटेरियल हम विदाउट फूड मटेरियल लेते हैं, बिना खाए हुए लेते हैं। तो दोस्तों आपका वो विटामिन डी, जिसे हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ठीक है दोस्तों, उसे हम कैसे लेते हैं? सूरज की रोशनी से लेते हैं, और वो अधिक मात्रा में हमें तभी मिल सकेगी जब आपको सूरज लाल रंग का दिखाई देगा, रेड कलर का दिखाई देगा, यानी मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, बस यही दो कंडीशन में। और एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें एलिमेंट तत्व पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं दोस्तों? तत्व पाए जाते हैं। तो है दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B12,
विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइनोकोबालामीन। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व करके रखेंगे। और एक चीज़ और हम आपको यहाँ बता दें कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है किसमें? ब्लड को कोगुलेट करने में। ये हमने आपको ऑप्शन में दिया है दोस्तों, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए, भूटान देश की मुद्रा क्या है? भूटान देश की मुद्रा क्या है दोस्तों? भूटान देश की मुद्रा क्या है? आपके पास ऑप्शन है नगुल्टम, डॉलर, रुपया या यूरो। दोस्तों भूटान देश की मुद्रा है दोस्तों नगुल्टम। क्या है दोस्तों? नगुल्टम। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? भूटान की थिम्पू। आप याद रखेंगे भूटान की कैपिटल क्या है दोस्तों? थिम्पू। और डॉलर कहाँ की मुद्रा है? ये डॉलर है आपकी अमेरिका की है, सिंगापुर की है, और साथ ही साथ ये मलेशिया की है, कोलंबिया की है। ठीक है दोस्तों, लंदन की भी है ये। रुपया कहाँ की है? रुपया हमारे भारत की है। यूरो हो गया फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फिनलैंड हो गया, और ऐसे कई देशों की ये मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोस्तों कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके पास ऑप्शन है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, रामधारी सिंह दिनकर, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। इनके द्वारा कई और पुस्तक भी लिखी गई थी, जैसे उर्वशी हो गई, और जैसे हो गई आपकी परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा ये किसने लिखी थी दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। और दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक के नाम भी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी पुस्तक है। सत्या के प्रयोग ये किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। और एक लिखी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज। कौन लिखा था दोस्तों? ये गांधी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, हिंद स्वराज। और अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछे कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो सबसे फेमस पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और एक पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, इसका नाम है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और राधा कृष्णन जी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने कौन सी पुस्तक था? इन्होंने बताया सत्य की खोज। किसने लिखी दोस्तों? ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति ने, सत्य की खोज। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये लिखी थी। और कुरुक्षेत्र की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आगरा के संस्थापक कौन है? आगरा के संस्थापक ऑप्शन आपके पास दोस्तों अहिल्याबाई, राजा भोज, जॉब चरणाक या फिर सिकंदर लोधी। तो कौन है दोस्तों आगरा के संस्थापक? आगरा के संस्थापक है दोस्तों सिकंदर लोधी जी आगरा के संस्थापक हैं। अब इनके बारे में कुछ हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 में, 1504 ईस्वी के अंतर्गत की थी। काफ़ी क्वेश्चन पूछता है आगरा के संस्थापक के बारे में, तो सिकंदर लोधी हैं। दोस्तों कभी कभी बहलोल लोधी भी लिख देता है, तो वो लोधी वंश के संस्थापक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और सिकंदर लोधी को आप लोधी वंश में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सिकंदर लोधी किसके संस्थापक है? आगरा के संस्थापक है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये बता दें कि जो मुगल साम्राज्य है दोस्तों, मुगल साम्राज्य आपने मुगल साम्राज्य के बारे में सुना होगा, मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों जो आगरा है ये मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। कब से कब तक? 1526 से, यानी पानीपत के पहले युद्ध से 1526 से 1658 तक ये किसकी राजधानी थी दोस्तों? ये थी मुगल साम्राज्य की राजधानी। क्या दोस्तों? आगरा। और उसके बाद से ये हो गई उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है दोस्तों। पहले किसकी राजधानी थी आगरा? मुगल साम्राज्य की। 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और 1658 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम थोड़ा और जान लें, हम दोस्तों थोड़ा अहिल्याबाई के बारे में जानते हैं। अहिल्याबाई कौन थी दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अहिल्याबाई के ऊपर कि अहिल्याबाई कौन थी, इनके ये किसकी पत्नी थी, किसकी पुत्र वधू थी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य की एक प्रसिद्ध रानी थी। कैसी थी दोस्तों? एक मराठा साम्राज्य की एक बहुत ही फेमस क्वीन थी। और साथ ही साथ जो इनके जो इस टाइम पर अहिल्याबाई के टाइम पर जो प्रसिद्ध वो थे, कौन दोस्तों?
इतिहास के जो प्रसिद्ध वस्तुकार थे, इतिहास के प्रसिद्ध वस्तुकार कौन? वस्तुकार मतलब सॉरी दोस्तों, सूबेदार। इतिहास के प्रसिद्ध सूबेदार जो इनके ससुर थे, उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था दोस्तों मल्हाराव होलकर। मल्हाराव होलकर के पुत्र की ये धर्मपत्नी थी। मल्हाराव होलकर के पुत्र की धर्मपत्नी थी। और अल्लाबाई ही वो औरत थी जिसने माहेश्वर को, किसको दोस्तों? माहेश्वर को राजधानी बनाकर उसमें कई साल तक शासन किया। माहेश्वर को राजधानी बनाकर वहाँ पर कई साल तक शासन किया था दोस्तों। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि माहेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर किसने उस पर शासन किया था, तो दोस्तों उसका सही आंसर होगा अहिल्याबाई। और कभी कभी दोस्तों जीके में, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू का नाम क्या है दोस्तों? अहिल्याबाई, क्योंकि वो मल्हारराव होलकर जी बहुत ही प्रसिद्ध सूबेदार थे इतिहास के। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है, बारदौली की महिलाओं ने, महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई को आप सभी जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के बिस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के बिस्मारक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध है वो, भारत के बिस्मारक के नाम से जिसे जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो दोस्तों भारत के बिस्मारक के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और दोस्तों इन्हीं को भारत के बिस्मारक के अलावा आयरन मैन भी कहा जाता है। आयरन मैन, लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन मैन या लौह पुरुष। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर। यानी इनकी बर्थ को ही हम क्या, किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय या नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं इनके जन्मदिन, यानी 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों दोस्तों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत को एक करने का बहुत अहम प्रयास किया था। ये चाहते थे कि पूरा भारत एक रहे, उनमें एकता रहे, यूनिटी रहे। इसलिए हम इनके जन्मदिन को यानी 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैंने आपको पिछले टॉप 20 जीके में बताया था इसके बारे में। जेनेटिक्स के पिता कहे जाते हैं कौन दोस्तों? जेनेटिक्स के पिता कौन कहे जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, न्यूटन, मेंडल, रॉबर्ट कोच, जॉनसन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जेनेटिक्स के पिता यानी अनुवांशिकी के पिता कौन कहे जाते हैं दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के पिता कौन कहे जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। और दोस्तों न्यूटन आपके ग्रेविटेशन फोर्स के फादर हैं। रॉबर्ट कोच दोस्तों आपके बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे हैं, कई सारी वैक्सीन भी बनाए हैं इन्होंने। और जॉनसन ये दोस्तों आपके जीन्स की खोज करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जीन्स की खोज किसने की थी, तो जॉनसन। ठीक है दोस्तों, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन आया है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ट्वाइट और डी हैरल को, वाटसन एवं क्रिक को, हैकल्स को, या फिर कैरोलस लिनियस को। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों कैरोलस लिनियस। ठीक है दोस्तों, कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का पिता, टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने ही डिवाइड किया था स्पीसीज को। किस भाग में? फाइलम, क्लॉस, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज में। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ आप याद रखेंगे। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज में डिवाइड किया था इन्होंने। ठीक है, किसी भी स्पीसीज को। और इन्होंने कहा था कि अगर आप इस टैक्सोनॉमी के बेस पे किसी भी एनिमल की रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च कभी मतलब बेकार नहीं जाएगी, हमेशा आपकी रिसर्च सही बैठेगी। ठीक है दोस्तों, और आपके कुछ और जानकारी जान लीजिए कि ट्वाइट और डी हैरल कौन थे। ये दोस्तों बैक्टीरियोफेज की यानी जीवाणु भोजी के खोज करता है। वाटसन क्रिक कौन है ये दोस्तों? ये आपके डीएनए के खोज करता है। डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, हैकल कौन है? हैकल दोस्तों आपके इकोलॉजी के खोज करते हैं दोस्तों। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका पास ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, शिशुनाग, बिंबिसार या बहलोल लोदी। तो
तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, गयासुद्दीन तुगलक। इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, हमने तुगलक नहीं लिखा क्योंकि आपको कहीं वो ना हो जाता, आप कहीं डायरेक्ट इसी में ऑप्शन ना लगाते, तो इसलिए हमने तुगलक को हाइड कर दिया। तो इसका अगर आपको याद होता तो आप तुरंत बता लेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक। अब दोस्तों कुछ और जानकारी इसमें ले लीजिए। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश किसके संस्थापक है? नागवंश के। ठीक है दोस्तों। और बहलोल लोदी कौन है दोस्तों? बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हैं। और बिंबसार जो है दोस्तों, बिंबसार जी, ये किसके संस्थापक है? ये हर्यक वंश का निर्माण किया था इन्होंने, हर्यक वंश का। ठीक है दोस्तों, शिशुनाग जी ने नाग वंश का, गयासुद्दीन ने तुगलक वंश का, बहलोल लोदी ने किसका? लोदी वंश का संस्थापक किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? शरीर में कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे दोस्तों? शरीर के अंदर। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के, ग्लाइकोजन के, वसा के, या फिर ग्लूकोज के। तो प्रोटीन में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में। और दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जितने फूड मटेरियल है, जितने भी आपके पास फूड मटेरियल उससे हमें कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लिपिड मिलती है जिसे आप वसा बोलते हैं, विटामिन मिलता है और मिनरल्स मिलता है। तो प्रोटीन आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है दोस्तों? प्रोटीन आपको प्राप्त हो रही है दालों से और कई सारे वेजिटेबल से। कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त हो रहा है दोस्तों कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट को आपको मिल रहा है दोस्तों गेहूं से सबसे ज़्यादा, मक्का से, जौ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। वसा आपको कहाँ से मिल रहा है दोस्तों? ये आपको मिल रहा है दुग्ध पदार्थों से, जो आप फूड मतलब वो खाते हैं, जो तेल जैसे पदार्थ खाते हैं, दूध के अंदर भी ऑयल होता है, तो उनसे आपको वसा मिल रहा है। विटामिन आपको सबसे ज़्यादा मिलता है वेजिटेबल्स के अंदर से। और मिनरल्स यानी खनिज तत्व सबसे ज़्यादा आपको मिलता है कहाँ से दोस्तों? ये आपको मिलता है फ्रूट्स के अंदर से। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, शुष्क बर्फ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चैनल अच्छी लगे सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है टॉप 20 जीके का, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, हर बार लड़के गलत करते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2 को, ठोस NO2 को, ठोस CO को, ठोस ऑक्सीजन को, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस नाइट्रस ऑक्साइड को, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को, या ऑक्सीजन को। तो दोस्तों शुष्क बर्फ हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कुछ और चीज़ आप जान जाइए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। उसी तरह H2O एग्जाम में नहीं पूछा जाता दोस्तों, वाटर जल नहीं पूछा जाता, ये पूछता है कि जल का pH मान कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 7.0, यानी जल एकदम से न्यूट्रल है। और दोस्तों पूछा जाता है कि वाटर नहीं दोस्तों, वाटर नहीं पूछेगा कभी भी, पूछेगा हैवी वाटर का फॉर्मूला, भारी जल का फॉर्मूला, हैवी वाटर का। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ये होता है दोस्तों किसका? हैवी वाटर का। आप ये याद रखेंगे कि हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है। और वाटर को कई सारे और नाम से बोल सकते हैं, जैसे आप एक्वा बोल सकते हैं वाटर को, ठीक है, हाइड्रो बोल सकते हैं वाटर को, ये आप याद रखेंगे। कभी वो पूछ लेता है कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ लेता है कि एक्वा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको H2O लगाना है दोस्तों। ठीक है, अब आपके पास टॉप 20 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। शायद एक क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन हमारा ज़्यादा हो गया था। ये यहाँ पे हमारा ये चौथा ऑप्शन दो बार हो गया है दोस्तों। टोटल 20 क्वेश्चन हमने लिखा है और 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है। ये आपको 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन में कि एक नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। एक नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपके पास ऑप्शन है 200, 206, 250, 300, चाहे 350। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्तों, कि खून जमने के लिए कौन सा विटामिन जवाबदार होता है। मैंने अपने सेशन में इसका डिटेल भी कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपको हिंट मिल जाए दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोक्विनोन या साइनोकोबालामिन। तो कौन सा विटामिन है जो खून को जमाने के लिए जवाबदार होता है, वो आप बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।